हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द फाउंटेन। द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन एक ऐसी पोएम है जिसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई गई है। और ये दो लोग कौन है? एक तो है हमारे मैथ्यू। और ये मैथ्यू कौन है ये मैं आपको इससे पहले वाली जो मैंने पोएम करवाई थी द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, उसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैथ्यू थे कौन। ये जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने मैथ्यूज पोएम की पूरी एक सीरीज लिखी है जिसमें कितनी पोएम्स इंक्लूड है, उसमें है आपकी 4 पोएम। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें 2 पर्सन है, कौन कौन? एक विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे और सेकंड है हमारे मैथ्यू। और ये दोनों ओक ट्री के नीचे लेटकर आपस में बात कर रहे हैं। मैथ्यू की एज है 72 और हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की एज कितनी है? 29। यंग थे और मैथ्यू थोड़ा ओल्ड एज के थे। और उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है ना एक दूसरे से, एक ओक ट्री के नीचे लेट के, एक फाउंटेन को देख के, वहीं पास में क्या है, एक फाउंटेन, एक झरना बह रहा है जिसको देखकर दोनों आपस में बात करते हैं। और दोनों बात क्या करते हैं वही इस पोएम में पूरा बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। वी टॉक्ड विथ ओपन हार्ट एंड टंग, affectionate and true, a pair of friends, though I was young and Matthew 72। देखिए जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टैंजा में ही पूरी क्या है चीज़ क्लियर हो गई कि मैथ्यू कितने ईयर्स के हैं भाई? 72 ईयर्स के हैं। और हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की एज कैसे पता लगी? देखिए मैंने आपको बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770 में, ठीक है। और ये वाली जो पोएम है द फाउंटेन, ये आपकी कंपोज्ड हुई थी 1799 में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एज लगा लीजिए, है ना, कितनी हो गई? 29 निकल के आई। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एज कितनी है? 29। और मैथ्यू की एज कितनी है? 72, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पोएम कंपोज हुई थी ये जर्मनी की एक जगह है, गॉसलिन नामक एक जगह है, तो वहाँ पे ये कंपोज की गई थी, वहाँ पे इन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो चलिए अब समझते हैं क्या कहता है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। वी टॉक्ड विथ ओपन हार्ट एंड टंग। वी टॉक, वी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैथ्यू। वी टॉक्ड, हम बात कर रहे थे विथ ओपन हार्ट, मतलब बहुत ही खुली तरीके से बात कर रहे थे, बिल्कुल खुले दिल से बात कर रहे थे। एंड टंग, टंग मतलब बात कर रहे थे। अफेक्शनेट एंड ट्रू, और जो हमारा अफेक्शन था एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ट्रू था। अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स, दो आई वॉज यंग एंड मैथ्यू 72। और अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का एक पेयर था, कौन कौन था भाई फ्रेंड्स में? मैथ्यू और विलियम वर्ड्सवर्थ, दो लोग हो गए पेयर के हिसाब से। आई वॉज यंग, मैं यंग था, कितने साल का था भाई? 29 ईयर्स का था। एंड मैथ्यू 72, और मैथ्यू कितने ईयर्स के थे भाई? 72 ईयर्स के थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। देखिए, वी ले बीनीथ अ स्प्रेंडिंग ओक बिसाइड अ मॉसी सीट एंड फ्रॉम द ट्रफ अ फाउंटेन ब्रोक एंड गर्गल्ड एट आवर फीट। क्या मतलब? देखिए समझिए थोड़ा। वी ले, देखिए वी किसके लिए यूज हो रहा है बार बार? वर्ड्सवर्थ के लिए और मैथ्यू के लिए, ठीक है। तो वी ले, हम लेटे हुए थे बीनीथ अ स्प्रेंडिंग ओक, बीनीथ यानी कि नीचे, स्प्रेंडिंग ओक, ओक का जो ट्री था उसके नीचे लेटे हुए थे। बिसाइड अ मॉसी सीट, मौसी वो वाली नहीं, मौसी मम्मी मामा वाली। मौसी मतलब होता है ऐसी एक जगह जहाँ पर मतलब थोड़ा सा काई वाली जो जगह होती है ना, जहाँ काई लगी होती है, काई वाली जो चीज़ होती है वो होती है मौसी। वहाँ पे ओक ट्री के पास एक मौसी सीट थी, मतलब मौसी की सीट नहीं, काई लगी हुई सीट थी, तो इसलिए वहाँ पे बैठे नहीं, हम ओक ट्री के नीचे लेटे हुए थे। एंड फ्रॉम द ट्रफ अ फाउंटेन ब्रोक, और वहीं से पास से एक झरना बह रहा था, एक फव्वारा बह रहा था, एक फाउंटेन बह रहा था। एंड गर्गल्ड एट आवर फीट, और हमारे पैरों के पास कैसी आवाज़ आ रही थी भाई? गर्गल्ड आवाज़ आ रही थी, मतलब गर्गल में एक तरीके से फाउंटेन की जो आवाज़ होती है ना वो। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। नाउ मैथ्यू सेड आई, लेट अस मैच दिस वाटर प्लीजेंट ट्यून with some old border song or catch the suit a summer noon। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाउ मैथ्यू सेड आई, लेट अस मैच, हमें मैच करना चाहिए, मैथ्यू हम दोनों को मैच करना चाहिए। क्या चीज़ मैच करनी चाहिए? दिस वाटर प्लीजेंट ट्यून, ये जो वाटर है, ये जो झरना है, जो फव्वारा है, उसकी जो प्लीजेंट ट्यून आ रही है, जो मतलब एक साउंड आ रहा है, उससे मिलता जुलता हमें क्या करना चाहिए? एक गाना गाना चाहिए। विद सम ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग, जो किससे रिलेटेड हो? जो बॉर्डर वाले जो सॉन्ग होते हैं ना, जैसे आपका बॉर्डर पे गाए जाते हैं, जो सीमाओं के बॉर्डर होते हैं उस पर सिपाही गाते हैं, ऐसा एक सॉन्ग गाना चाहिए जो बॉर्डर सॉन्ग लगे। और कैच दैट सूट्स अ समर नून, या फिर ऐसा गाना गाना चाहिए जो समर में लोग गाते हैं, समर की दोपहर में लोग गाते हैं, नून में, ऐसा एक गाना गाना चाहिए जो उस दोपहर को, समर को क्या करे? सूट करे। और ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द चाइम्स सिंग हेयर बीनीथ द शेड, that half-mad thing of witty rhymes which you last April made।
अब क्या कहते हैं देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, पहले स्टेंजा में तो कहते हैं थर्ड स्टेंजा में कि एक ऐसा सॉन्ग गाएंगे जो कि बॉर्डर से रिलेटेड हो, उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं एक ऐसा सॉन्ग गाएंगे जो समर से रिलेटेड हो, समर के नून से। अब कह रहे हैं अब हम एक ऐसा सॉन्ग गाएंगे और द चर्च क्लॉक एंड द चाइम्स, जो चर्च क्लॉक से रिलेटेड हो और जो चाइम्स यानी कि जो चर्च में घंटियाँ होती है ना उससे रिलेटेड हो। फिर वो कहते हैं क्या कहते हैं, सिंग हेयर बीनीथ द शेड, हम दोनों गाना गाएंगे बीनीथ द शेड, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ की छांव में लेटकर। डेट हाफ मैड थिंग ऑफ विटी राइम्स विच यू लास्ट अप्रैल मेड, हम वो वाला सॉन्ग गाएंगे मैथ्यू जब आपने कब लास्ट अप्रैल में एक विटी सॉन्ग मतलब एक अजीब सा सॉन्ग बनाया था ना, बहुत ही ज़्यादा जो अट्रैक्टिव था, जो मतलब एक हाफ मैड थिंग थी, मतलब एक अजीब सा था, है ना, वो वाला सॉन्ग अगर हम दोनों मिलकर गाएंगे तो कितना अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इन साइलेंस मैथ्यू ले एंड आइड द स्प्रिंग बीनीथ द ट्री एंड दस द डियर ओल्ड मैन रिप्लाइड द ग्रे हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली। देखिए क्या मतलब इस बात का, मतलब मैथ्यू शांति से लेटा हुआ था एंड आइड और देख रहा था द स्प्रिंग बीनीथ द ट्री, स्प्रिंग बीनीथ द ट्री का मीन्स होता है देखिए ट्री के नीचे जो फव्वारा बह रहा था ना, स्प्रिंग यहाँ पे किसको शो किया गया, उस फव्वारे को, उस फाउंटेन को, ठीक है, उस फव्वारे को देख रहा था। एंड दस द डियर ओल्ड मैन रिप्लाई, और उसके बाद उस ओल्ड मैन ने क्या किया भाई, रिप्लाइड किया द ग्रे हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली, और वो कैसा था भाई, जो ओल्ड मैन था कैसा था, उसके ग्रे तो हेयर थे, ठीक है, और कैसा था, मैन ऑफ ग्ली, ग्ली होता है जो एक बहुत ही खुश दिल इंसान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्ली, जो एकदम दिल से खुश रहता है, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति जो होता है, क्या बोला जाता है उसको, ग्ली। तो मैथ्यू कैसा व्यक्ति था, उसके बाल कैसे थे, ग्रे कलर के थे, और कैसा था, वो खुश दिल इंसान था। नेक्स्ट स्टेज देखिए, नो चेक नो स्टे दिस स्ट्रीमलेट फियर्स हाउ मैरिली इट गोज, ट्विल मर्मर ऑन 1,000 ईयर्स एंड फ्लो एज नाउ इट फ्लोज। यहाँ पे मैथ्यू कहते हैं क्या कहते हैं, नो चेक नो स्टे दिस स्ट्रीमलेट फियर्स, स्ट्रीमलेट फियर्स मतलब ये जो फाउंटेन है, ये जो झरना है, ये लगातार बह रहा है, इसको बहने में कोई भी बाधा नहीं है, चेक मतलब बाधा, और नो स्टे कोई भी रुकावट नहीं है। हाउ मैरिली इट गोज, और ये कितना खुशी से, कितना अच्छी तरीके से ये बह रहा है। ट्विल मर्मर ऑन 1,000 ईयर्स एंड फ्लो एज नाउ इट फ्लोज। फिर कहते हैं मैथ्यू क्या कहते हैं, जैसा ये झरना अभी मरमर साउंड, देखिए मरमर साउंड हो गया आपका, झरने की आवाज़ हो गई, जैसा कि ये झरना अभी बह रहा है, इस मरमरिंग साउंड के साथ बह रहा है, वैसे ही हजारों साल तक ये बहता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं, एंड हेयर ऑन दिस डिलाइटफुल डे आई कैन नॉट चूज बट थिंक हाउ ऑफ्ट अ विग्रस मैन आई ले बिसाइड दिस फाउंटेन्स ब्रिंक। देखिए क्या मतलब है इस लाइन्स का, समझिए। एंड हेयर ऑन दिस डिलाइटफुल डे, और आज ऑन दिस डिलाइटफुल डे, इतने प्यारे, इतने बेहतरीन प्लीजेंट डे पर, आई कैन नॉट चूज़ बट थिंक, मैं कुछ भी चूज़ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है सोचने के लिए कि मैं ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, क्योंकि मेरी एज बहुत हो गई है। हाउ ऑफ्ट अ विग्रस मैन आई ले, और मैं सोचता हूँ कि जब मैं यंग था, विग्रस मैन जब मैं यंग था, स्ट्रॉन्ग था, तब मैं क्या करता था, तब भी मैं यहीं लेटा रहता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिसाइड दिस फाउंटेन ब्रिंक, कहाँ पे लेटा रहता था भाई, ये जो फाउंटेन है इसके किनारे पे मैं लेटा रहता था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, माई आईज आर डिम विद चाइल्डिश टीयर्स माई हार्ट इज आइडली स्ट्रिट फॉर द सेम साउंड इज इन माई ईयर्स विच इन दोज डेज आई हियर्ड। क्या मतलब, देखिए यहाँ पे फिर मैथ्यू कहते हैं माई आईज आर डिम विच चाइल्डिश टीयर्स, मेरी आंखें नम हो जाती है, डिम हो जाती है, मुझे धुंधला दिखाई देने पड़ता है, क्यों, जब मेरी आंखों में क्या आते हैं, आंसू आते हैं, और आंसू कब आते हैं, जब उन्हें अपनी चाइल्डिश वाली बातें याद आती हैं। माई हार्ट इज़ आइडली स्ट्रिट, मेरा जो हार्ट है वो कैसा है, बहुत ही आइडली स्ट्रिट है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है, फॉर द सेम साउंड इज़ इन माई ईयर्स, क्योंकि ये जो सेम साउंड है, जैसा कि अब झरने से आ रहा है, जैसा कि अब फाउंटेन से आ रहा है मरमरिंग साउंड, वैसा ही सेम साउंड विच इन दोज डेज आई हर्ड, वैसा ही ये बिल्कुल सेम साउंड है जब मैं अपने बचपन में सुना करता था। अब देखिए फाउंटेन की या झरने की या पानी की आवाज़ तो बदल नहीं जाएगी, अभी भी ये आवाज़ मुझे उस एक्साइटमेंट से भर देती है जैसे मैं अपने चाइल्डहुड में ये आवाज़ें सुना करता था, आज भी वही इस फाउंटेन की सेम आवाज़ है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, द fear it still in our decay and yet the wiser mind mourn less for what age takes away than what it leaves behind। फिर मैथ्यू कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा अक्सर होता है आर डिके, ओल्ड एज में क्या होता है, एंड yet the wiser mind mourns less for what age takes away,
अक्सर आदमी सोचता है, ये सोच के दुखी होता है कि क्या क्या पीछे छूट गया ओल्ड एज में, कि हम जवानी में ये करते थे वो करते थे। अक्सर ये इंसान सोच के दुखी होता है कब, जब वो अपने बुढ़ापे में पहुंच जाता है। एंड येट द वाइजर माइंड मोन्ट लेस, लेकिन जो वाइजर माइंड लोग होते हैं, जो तेज बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो कम थोड़ा विलाप करते हैं किस चीज़ के लिए, व्हाट एज टेक्स अवे, जो बीत गया है, देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, और जो पीछे छूट गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए, द ब्लैकबर्ड एडमिट लीफली ट्री, द लार्क above the hill, let loose their carols when they please and quite when they will। इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं, द ब्लैकबर्ड एडमिट लीफली ट्री, जो एक ब्लैक बर्ड है, ब्लैक कलर की बर्ड है, वो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, लीफली ट्री, इन पत्तियों के बीच में बैठी हुई है। द लार्क above द हिल, देखिए इस पैरा में दो बर्ड्स के नाम लिए गए हैं, एक तो ब्लैक बर्ड और एक लार्क, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या कि जो ब्लैक बर्ड है वो लीफ के यानी पत्तियों के बीच में बैठी हुई है, और जो लार्क पक्षी है above द हिल, वो हिल यानी कि पर्वतों के ऊपर उड़ रहा है। लेट लूज देयर कैरोल्स व्हेन दे प्लीज, देखिए कैरोल्स मीन्स होता है गीत गाना, ठीक है, और उनका जब मन करता है वो गीत गाते हैं, वो जो सॉन्ग है जो उनका मन करता है, जब मन करता है तब गाते हैं। आर क्वाइट व्हेन दे विल, और जब उनका मन करता है वो क्वाइट यानी कि चुप हो जाते हैं, गीत गाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, with nature never do the wage, a foolish strife they see, a happy youth and their old age, it beautiful and free। देखिए समझिए ध्यान से, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही प्यारा सा मैसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, विथ नेचर नेवर डू दे वेज, नेचर के साथ वो दोनों कौन, देखिए एक तो ब्लैक बर्ड और एक लार्क पक्षी, वो दोनों कभी नेचर के साथ धोखा नहीं करते। अ फुलिश स्ट्राइफ, एक मूर्खतापूर्ण लड़ाई नहीं करते। दे सी अ हैप्पी यूथ एंड देयर ओल्ड एज इज ब्यूटीफुल एंड फ्री, दे सी, वो देखते हैं, अ हैप्पी यूथ, एक खुशी वाली जो यूथ होती है, जो यंग एज होती है, एंड देयर ओल्ड एज, और अपनी ओल्ड एज, मतलब वो अपनी ओल्ड एज में भी उतने ही खुश रहते हैं और अपनी यंग एज में भी उतने ही खुश रहते हैं, इज ब्यूटीफुल एंड फ्री, और अपने आप को कैसा देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और फ्री महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा पे आइए। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए क्या कहता है, बट वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉस and often glad no more, we wear a face of joy because we have been glad of yore। क्या मतलब, देखिए मैथ्यू कहते हैं बट वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, वी मतलब कि हम, कौन हम ह्यूमंस जो हैं, प्रेस्ड बाय हैवी लॉस, हमारे कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लॉस है, बोझ है इस दुनियादारी का, एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, और इसलिए हम ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाते। वी वियर अ फेस ऑफ जॉय, हमारे चेहरे पे खुशी आती है, कब खुशी आती है, बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर, जब हम पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं, योर होता है आपका पास्ट, ठीक है, जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हमारे चेहरे पे खुशी आती है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे खुशनुमा पल होते हैं, अगर हम बैठे हुए हैं और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, खुशनुमा पलों के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे चेहरे पे अपने आप एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आती है, हमारा चेहरा खुशी से तब भरता है, तब खिलता है, जब हम अपने पास्ट के प्लीजेंट डेज के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट पैरा में वो कहते हैं, इफ देयर बी वन हु नीड बिमन हिज काइंडरेड लेड इन अर्थ, द हाउस होल्ड हर्ट दैट वर हिज ओन, इट इज द मैन ऑफ मर्थ। यहाँ पे मैथ्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ देयर बी वन हु नीड बिमन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, बिमन मीन्स जो दुखी हो रहा है, हिज किंडरेड लेड इन अर्थ, क्यों दुखी हो रहा है, किंडरेड बोलते हैं कोई भी आपका जो रिश्तेदार होता है, कोई रिलेटिव होता है, कोई क्लोज वन होता है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, लेड इन अर्थ, जो जमीन पे लेटा हुआ है, जो जमीन में लेटा हुआ है, कैसे पता चल रहा है भाई, मौत के बारे में बात करें भाई, जमीन में कौन लेटता है, किसको दफनाया जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार मर चुका है, द हाउस होल्ड हर्स दैट वर हिज ओन, मतलब जो आपका रिश्तेदार था जिसके मरने पे आप इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हो, वो आपका बहुत ज़्यादा करीबी था, और आप जो इतना दुखी हो रहे हो इसका मतलब आप भी कैसे हो, मैन ऑफ मर्थ, बहुत ही ज़्यादा खुश दिल इंसान हो, खुशनुमा इंसान हो। नेक्स्ट पैरा देखिए, माई डेज माई फ्रेंड आर ऑलमोस्ट गॉन, माई लाइफ हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड मैनी लव मी बट बाय नन एम आई इनफ लव्ड। क्या मतलब, यहाँ देखिए मैथ्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, माई डेज माई फ्रेंड आर ऑलमोस्ट गॉन, मेरे जो दिन थे मेरे फ्रेंड यानी कि वर्ड्सवर्थ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आर ऑलमोस्ट गॉन, वो जा चुके हैं। माई लाइफ हैज़ बीन अप्रूव्ड, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ बिताई, अपनी जो पूरी ज़िंदगी बिताई वो अप्रूव्ड है, मतलब बहुत अच्छी बीती है, लोग उससे खुश हैं, मतलब मैंने एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिताई।
एंड मैनी लव मी, बहुत से लोग मुझे पसंद करते हैं, बट बाय नन एम आई इनफ बिलव्ड, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन अब बहुत से लोग प्यार नहीं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी लोग थे सबकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट पैरा पे आइए। ना बोथ हिमसेल्फ एंड मी ही रॉन्ग्स, द मैन हु दस कंप्लेन्स, आई लिव एंड सिंग माई आइडल सॉन्ग अपॉन दीज हैप्पी प्लेन्स। यहाँ देखिए मैथ्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, ना बोथ हिमसेल्फ एंड मी रॉन्ग, द मैन हु दस कंप्लेन्स। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कंप्लेन करता है क्या कि मुझे किसी के द्वारा भी प्यार नहीं किया गया, तो वो अपने लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है ना। वो क्या कर रहा है भाई, वो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, और वो अपने लिए भी गलत कह रहा है और मेरे हिसाब से भी वो क्या है, गलत है। आई लिव एंड सिंग माई आइडल सॉन्ग अपॉन दीज हैप्पी प्लेन्स। आई लिव, मैं जीता हूँ, एंड सिंग माई आइडियल सॉन्ग, और अपने जो सॉन्ग हैं, जो आलस्य से भरे हुए सॉन्ग हैं, जो मेरे सॉन्ग है भाई, वो गाता हूँ। अपॉन दीज हैप्पी प्लेन्स, कहाँ पे गाता हूँ, ये जो प्लेन्स है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये इस जगह पे मैं गाने गाता हूँ, जब मन करता है तब गाता हूँ। एंड मैथ्यू फॉर दाई चिल्ड्रन डैट, आई विल बी अ सन ऑफ दी, एट दिस ही ग्रैप्स माई हैंड एंड सेड अलास दैट कैन नॉट बी। देखिए यहाँ पे अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैथ्यू से, क्या कहते हैं, देखिए अभी तक मैथ्यू बोल रहे थे, है ना, पहले के कुछ स्ट्रेंजर विलियम वर्ड्सवर्थ बोले, फिर मैथ्यू बोले, अब अगेन कौन बोल रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू से कहा उन्होंने, क्या कहा, जब मैथ्यू ने कहा था कि भाई मुझे भी बहुत सारे लोग प्यार करते थे, लेकिन अब कोई प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग थे सबकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं फॉर दाई चिल्ड्रन डेड, कि मुझे पता है आपके बच्चों की डेथ हो चुकी है। आई विल बी अ सन ऑफ दी, क्या मैं तुम्हारा बेटा बन सकता हूँ, क्या तुम यानी दी तुम मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करोगे। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं, क्या बताते हैं, एट दिस ही ग्रैप्ड माई हैंड एट सेड, इतनी सी बात मैंने कही और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या कहा, अलास दैट कैन नॉट बी, कि सॉरी भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं मान सकता। नेक्स्ट पैरा पे आइए। वी रोज अप फ्रॉम द फाउंटेन साइड एंड डाउन द स्मूथ डिसेंट ऑफ द ग्रीन शीप ट्रैक डिड वी ग्लाइड एंड थ्रू द वुड वी वेंट। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वी रोज अप फ्रॉम द फाउंटेन साइड, हम दोनों उठे, कौन दोनों, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैथ्यू। कहाँ से उठे, जो लेटे हुए थे ट्री के नीचे, वहाँ से उठते हैं फाउंटेन साइड से, एंड डाउन द स्मूथ डिसेंट, और नीचे की तरफ जाते हैं। देखिए स्मूथ यानी कि जो स्लिपरी होता है, डेसेंट मतलब ढाल, तो नीचे की तरफ गए, उस ढाल की तरफ गए। ऑफ द ग्रीन शीप ट्रैक डिड वी ग्लाइड, और वहाँ पे क्या था, जो शीप होती हैं, जो भेड़ होती हैं, उनका एक ग्रीन कलर का एक क्या बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, तो हम उस रास्ते से नीचे की तरफ गए। एंड थ्रू द वुड वी वेंट, और उधर की तरफ हम दोनों कौन गए, मैं और मैथ्यू उसकी तरफ गए। लास्ट स्टेंजर देखिए, एंड आर वी केम टू लियोनार्ड्स रॉक, वी sang those witty rhymes about the crazy old church clock and the bewildered chime। मतलब देखिए क्या मतलब है, एंड आर वी केम टू लियोनार्ड्स रॉक, वी sang those witty rhymes about the crazy old church। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, ढलान से उतर के जा रहे थे, तो वो दोनों कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू मिलके, दोनों मिलके एक गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं, क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक वाला गाना गाते हैं। और जो चर्च की चाइम्स हैं, जो घंटियां हैं, जो घंटे हैं, जो क्लॉक है, उनके ऊपर एक गाना गाते हुए दोनों कौन, दोनों विलियम वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू वहाँ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। आई होप ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, देन हम करेंगे इसके कोटेशंस। ओके, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 460 नंबर तक हम विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 470 नंबर से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। हु कंपोज दिस पोएम, इस पोएम को किसने कंपोज किया था, तो किसने किया था भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पोएम वॉज रिटन इन, कब लिखी गई थी, कब कंपोज की गई थी, तो वो की गई थी आपके 1799 में। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे, 1770 में। ठीक है, जब ये पोएम कंपोज हुई थी उस समय उनकी एज कितनी थी, मात्र 29 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 420 नंबर का, इन विच बुक दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड, किस बुक में पब्लिश्ड हुई थी, तो ये आपकी पब्लिश्ड हुई थी लिरिकल बैलेड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉनर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जॉनर क्या है, तो वो है आपका लिरिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिस पोएम वॉज रिटन एट, ये पोएम कहाँ लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी जर्मनी की एक गॉसलर नामक जगह है, वहाँ पे लिखी गई थी, वहाँ पर कंपोज की गई थी।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 423 नंबर का क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन दिस पोएम? कितने स्टेंजास हैं? इसमें है टोटल 18 स्टेंजास और हर एक स्टेंजास में कितनी लाइन है? 4 लाइन्स है। तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई? वो हो गई आपकी 72। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 426 नंबर का। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पोएम द फाउंटेन? ये जो पोएम है इसका अनदर नेम क्या है? इसका पूरा नेम क्या है? तो वो है आपका द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन। ओके, देखिए कन्वर्सेशन ही तो है विलियम वर्ड्सवर्थ और मैथ्यू के बीच में, तो क्या है इसका पूरा नाम? द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच 2 बर्ड्स आर मैंशनड इन दिस पोएम? कौन सी 2 बर्ड मैंशन की गई थी इस पोएम में? जैसे मैंने आपको पोएम में पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है, कौन कौन सी 2 बर्ड्स हैं? एक तो ब्लैक बर्ड है और सेकंड बर्ड कौन सी है? लार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 228 नंबर का। इन द लाइन माई डेज माई फ्रेंड आर ऑलमोस्ट गॉन, हु डज द स्पीकर रेफर टू एज माई फ्रेंड? देखिए ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? पहली बात तो ये कही गई है मैथ्यू के द्वारा, ठीक है। उन्होंने किसे माई फ्रेंड कहा है? तो वो कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ से, जबकि वो कितने ईयर्स के थे? वो थे 72 ईयर्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम? राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? तो वो है हमारा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 430 नंबर का। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द लाइन अबाउट द क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक? देखिए चर्च क्लॉक को ही क्या कर दिया गया है यहाँ पे? पर्सोनिफाई कर दिया गया है, उसे क्रेजी बता दिया गया है। तो सीधा सीधा क्या हो रहा है भाई? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आ रही है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच लागू हो रही है? वो हो रही है हमारी पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 431 नंबर का क्वेश्चन। क्या है? वेयर डू द स्पीकर एंड मैथ्यू गो आफ्टर लीविंग द फाउंटेन साइड? फाउंटेन साइड को छोड़ने के बाद मैथ्यू और स्पीकर यानी कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पे गए थे? तो वो गए थे कहाँ पर? लियोनार्ड रॉक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 432 नंबर का। व्हाट डज द स्पीकर से द वाइजर माइंड मॉर्न्स लेस फॉर? देखिए यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है कि वाइजर माइंड्स मॉर्न लेस फॉर। जो वाइजर माइंड होते हैं, जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, देखिए जैसे मैंने अभी आपको पैराग्राफ पढ़ाया तो उसमें बताया भी था, जो बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो जो छूट जाता है, चला जाता है, उसका अफसोस नहीं करते, ज़्यादा विलाप नहीं करते। व्हाट एज टेक्स अवे, मतलब जो छूट गया वो छूट गया, जो निकल गया वो निकल गया। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज़्यादा विलाप नहीं करते, बहुत ही कम विलाप करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 433 नंबर का। अंडर विच ट्री वर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैथ्यू लाइंग? कौन सी ट्री के नीचे विलियम वर्ड्सवर्थ और हमारे जो मैथ्यू हैं वो लेटे हुए थे? तो वो ट्री था कौन सा? ओक ट्री। ओके। नेक्स्ट आइए 434 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज द एज ऑफ मैथ्यू अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अनुसार उस समय मैथ्यू की एज क्या थी? तो वो थी हमारी 72 ईयर्स के थे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन कर दिया गया है कि मैथ्यू की एज कितनी थी? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएम? विलियम वर्ड्सवर्थ की एज कितनी थी? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बताया मैंने, कितनी थी? 29 ईयर्स के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस पोएम whom does मैथ्यू एड्रेस एज माई फ्रेंड? माई फ्रेंड किसे बोल रहे हैं भाई मैथ्यू? वो बोल रहे हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं 437 नंबर का क्या है भाई? यह है हमारी कोटेशंस। तो चलिए अब कोटेशंस देख रहे हैं। देखिए, We talked with open heart and tongue, affectionate and true। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है अभी अभी, और अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कोटेशंस बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ ये कोटेशंस हैं। आप बहुत इजीली सब चीज़ें क्या करते हैं? आसानी से कर लेते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं हम दोनों फ्रैंकली एक दूसरे से बात कर रहे थे और हमारी बातें कैसी थी? सच्ची थी और प्रेम से भरी हुई थी, ठीक। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। देखिए, माई आईज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर्स, माई हार्ट इज आइडली स्ट्रिट। क्या मतलब? देखिए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कब आ जाते हैं आंसू? जब उन्हें अपने बचपन की याद आती है, और वो क्या होती है? यादें उन आंखों को धुंधला कर देती हैं। क्यों धुंधली हो जाती हैं आंखें? क्योंकि जब बचपन की याद आती है ना तो फिर आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाती है? आंखें धुंधली सी लगने लगती हैं। और क्या कह रहे हैं? देखिए नेक्स्ट लाइन में, माई हार्ट इज आइडली स्ट्रिट। स्ट्रिट बोलते हैं एक्साइटेड जो होते हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट जो होता है। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में? मेरा दिल बचपन की चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है भाई? एक्साइटेड हो जाता है। अब आप भी कभी बचपन की चीज़ें याद करते होंगे तो आप भी एक एक्साइटमेंट से भर जाते हैं कि हम बचपन में ऐसा करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो वही क्या याद कर रहे हैं भाई? मैथ्यू भी यहाँ पे वही चीज़ याद कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन किसने बोली है? ये बोली है आपकी मैथ्यू ने। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। देखिए 439 नंबर की क्या है? ट्विल मर्मर ऑन 1000 ईयर्स एंड फ्लो एज नाउ इट फ्लोज। यहाँ पे फिर मैथ्यू कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि ये जो झरना है, कौन सा झरना? जो बह रहा है, जो फाउंटेन है,
ये झरना जैसा आवाज़ करता हुआ बह रहा है ना, वैसे ही फ्यूचर में हजारों साल तक बहता रहेगा। मतलब ये जो झरना है ये जिस तरीके से बह रहा है, जिस तरीके से आवाज़ करके बह रहा है, फ्यूचर में हजारों साल तक भी ऐसे ही बहता रहेगा और इसकी ऐसे ही आवाज़ आती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या कहते हैं फिर। माई डेज माई फ्रेंड आर ऑलमोस्ट गॉन। देखिए फिर से मैथ्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे मित्र, मेरे दिन, देखिए यहाँ पे दिल नहीं है, दिन है, इसे ना कर लीजिएगा। माई लाइफ हैज़ बीन अप्रूव्ड, और जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को जिया है लोगों को पसंद आया है, लोगों ने पसंद किया है। तो मेरे मित्र, मेरे दिन तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मैं अब 72 ईयर्स का हूँ, और जिस तरीके से मैंने अपना पूरा जीवन निकाला है, पूरा जीवन व्यतीत किया है, लोगों ने उस जीवन को क्या किया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। किससे कह रहे हैं, देखिए मेरे मित्र, अभी मैंने आपको बताया किससे बोल रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ से। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या ट्रिक है, तो आपको अच्छे से कोटेशंस याद हो जाएंगे। देखिए आपको क्या याद करना है, फाउंटेन, देखिए ये समझिए कि जो फाउंटेन है ये बोल रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, फाउंटेन कहता है कि बचपन से ही मैं बहुत फ्रैंकली बात करता था और हज़ारों साल तक करता रहूँगा, इसलिए लोग मुझे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली है, देख लेते हैं। देखिए फाउंटेन कहता है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये कौन सी पोएम है, ये है आपकी फाउंटेन। ठीक है, क्या कहता है कि मैंने बचपन से ही, तो ये आपका बचपन ये आ गया। ठीक है, बचपन से ही यानी चाइल्डिश क्या किया है, बहुत ही फ्रैंकली बात करी है सबसे, तो ये फ्रैंकली यहाँ से क्लियर हो गया है ना, ये वाली कोटेशन क्लियर हो गई। फिर क्या कहता है, मैंने बचपन से ही बहुत ही फ्रैंकली बात करी है और हज़ारों साल तक करता रहूँगा, तो यहाँ पे ये हज़ारों साल क्लियर हो गया। ठीक है, और लोगों को मेरा इस तरीके से फ्रैंकली बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो पसंद किया आपका, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, तो आपको क्या याद करना है, देखिए फाउंटेन कहता है कि बचपन से ही मैंने बहुत फ्रैंकली बात करी है और हज़ारों साल तक करता रहूँगा, मेरी इस बात को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, सारी कोटेशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी, और आपको इसकी PDF में अवेलेबल करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।